हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग लगातार रामचरण शर्मा के पुस्तक का एनालिसिस कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं उसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को मिला करके पढ़ा रहा हूं। आज के सीरीज में हम बातें करेंगे मानव विकास और पूरा पाषाण युग को लेकर के, ठीक है। और ऐसा कह सकते हैं कि आज बाकी लेक्चरों को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब से इतिहास क्या है आरंभ हो रहा है। अब आप लोगों को अच्छे से देखना है। तो चलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इतिहास होता क्या है क्या इतिहास। तो इतिहास तीन शब्दों से मिलकर के बना है, संस्कृत के इति, हा और आस, इन सब से मिलकर के बना है इतिहास, जिसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, इसे कहते हैं इतिहास। यानी कि बीते हुए मानव क्या है ना, आपको यह भी याद रखना है, बीते हुए अतीत का अध्ययन, यानी कि है ना मानव के अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बीता थोड़ा सा ये हो जाएगा अतीत, ठीक। मानव के अतीत का अध्ययन क्या है? इतिहास है। इतिहास की व्यापक परिभाषा दें तो निष्पक्ष रूप से आलोचनात्मक मानव गतिविधियों का अध्ययन क्या है? इतिहास है, ये कह सकते हैं, ठीक है। निष्पक्ष रूप से, तार्किक रूप से अध्ययन जब हम करते हैं तो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक। इतिहास को तीन भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। आप लोग यही समझते रहे होंगे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ऐसा नहीं है, ऐसे बांटा जाता है। मैं समझाता हूं आपको। प्रगतिहासिक काल, आप ये समझ सकते हैं कि जिस समय मानव की क्या हो रही है? प्रगति हो रही है, तो प्रगतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि आधे प्रगति हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें पूर्ण रूप से मानव आधुनिक बन चुका है ना। अब सुनिएगा, प्रगतिहासिक काल में इसमें लिपि नहीं है। पुरातात्विक, मैंने स्रोतों के बारे में पढ़ा रखा था आप लोगों को। पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो कह सकते हैं कि केवल कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हैं। इसमें देखें, यहां पे लिख देता हूं, बनेगा, बन जाएगा। लिपि इसकी है पर अपठनीय है। अपठनीय है का मतलब पढ़ा नहीं गया है, हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। पुरातात्विक, मैं पूरा ही लिख देता हूं बस, है ना। पूरा मतलब पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। यानी कि दोनों में केवल पुरातात्विक स्रोतों का ही रोल रहा है। जैसे ऐसा कह सकते हैं, मैंने जिस समय मैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत पढ़ा रहा था, इतिहास के स्रोत पढ़ा रहा था, उस समय मैंने इन सब को पढ़ाया है। आप लोग ध्यान कीजिए, कनेक्ट कीजिए। अब इसकी बातें करें तो इसमें लिपि है और इस लिपि को हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि पठनीय है। क्या है? पठनीय है। पुरातात्विक स्रोत
उपलब्ध हैं, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, दोनों उपलब्ध हैं। ठीक है, अब एक एक करके फिर समझिएगा। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और बांटा गया है आपके महापाषाण काल, मैक्रोलिथिक पीरियड। ये चलता है दक्कन के क्षेत्र में और आपके दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में ये नहीं चलता, तो मैंने यहां पे लिख रखा है दक्षिण भारत में। ठीक, जब मनुष्य पाषाण के उपकरणों का प्रयोग करता था तो पाषाण काल, तांबे का जब प्रयोग उसने किया पत्थर के साथ साथ में तांबे का प्रयोग, तो वो हो गया आपके ताम्र पाषाण काल। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने बताया कि लिपि है पर अपठनीय है, पढ़ी गई नहीं है। हड़प्पा जैसे कि हम देखते हैं, हड़प्पा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है जो अब तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए इसको किस में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। वैदिक सभ्यता को हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो वेद है वो श्रुति साहित्य है, सुन करके उनको याद किया जाता था, ऐसे लिखित रूप में नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, रखा गया है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप क्या आता है? प्राचीन भारत का इतिहास, हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। यहां से जो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में ही इन सब को पढ़ देते हैं, जैसे एक ही पुस्तकों में, लेकिन इस तरीके से बढ़ता है और इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, इनके लिए अलग से पुस्तक थोड़ी ना बनाएंगे, अब इसी में लिख देते हैं प्राचीन भारत के इतिहास ही में, पर ऐसे बढ़ता है, इसको आप लोग याद रखेंगे भाई। तो मैं बात करता हूं अब रामशरण शर्मा की। ये है रामशरण शर्मा की विषय सूची। ठीक है, सेम है जैसी विषय सूची है, आप लोगों ने देखी होगी एक बार। रामशरण शर्मा की है, मैं लिख देता हूं। ये है आपके रामशरण शर्मा की। इतने को मैंने पढ़ा रखा है, अलग अलग करके मैंने सबको पढ़ाया है, और इन सबको आप लोग लिंक कर पाएं उस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास और पूरा पाषाण युग। मानव विकास और पूरा पाषाण युग को लेकर के हम बातें करने वाले हैं। इसमें 33 चैप्टर हैं, आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा। एक एक को पढ़ूंगा तो फालतू टाइम होगा, और ठीक है, पढ़ देता हूं, मैं एक बार पढ़ देता हूं। फिर हम यहां पे देखिए, मानव विकास और पूरा पाषाण युग आज हम पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ पूरा पाषाण की बात नहीं है, मध्य पाषाण काल की भी बात करता है। उसके बाद नव पाषाण काल को ये 8वें चैप्टर में बात करता है, नव पाषाण काल। और फिर बात करता है ताम्र पाषाण युग की संस्कृति। ताम्र पाषाण को 9वें अध्याय में बात करता है। 10वें चैप्टर में बात करता है हड़प्पा संस्कृति की, और 11वें चैप्टर में ये आर्य संस्कृति की पहचान करते हैं कि वे मध्य एशिया के निवासी थे, इसकी क्या पहचान है, क्या गारंटी है, तो उसको बताते हैं। साथ ही साथ फिर ये लोग भारत आए तो इनके वैदिक काल की शुरुआत हुई, तो ये 12वें चैप्टर में बताते हैं। 13वें चैप्टर में बताते हैं उत्तर वैदिक काल को लेकर के, और उसी समय वैदिक धर्मों में जो कर्मकांड आ गए उनके विरोध में आपके किस धर्म का उदय हुआ, जैन और बौद्ध धर्म के उदय को लेकर के बातें करते हैं। इन सबके बारे में, इनके दर्शन के बारे में बताते हैं 14वें चैप्टर में। फिर 15 अध्याय प्रादेशिक राज्य और मगध साम्राज्य के उदय के बारे में बताते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। फिर 16 चैप्टर में बताते हैं कि इस समय मगध साम्राज्य के उदय हुआ, उसी समय किसका आक्रमण हुआ, ईरान और मकदूनिया के आक्रमण हुए, जैसे सिकंदर के आक्रमण मकदूनिया से, तो इसको 16 चैप्टर में बताता है। साथ ही साथ
बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था कैसी थी उनको 17 चैप्टर में अलग से बताता है, और मौर्य काल को 18वें चैप्टर में रामचरण शर्मा बताते हैं। साथ ही साथ मौर्य शासन का महत्व क्या है 19 में, और 20 में बताते हैं मध्य एशिया से संपर्क और उनका प्रभाव कैसा रहा, हमारा क्या संपर्क रहा उसे लेकर के। 21 में सातवाहन काल को लेकर के बात करते हैं। 22 में बात करते हैं सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव, किस तरीके से दक्षिण भारत में इतिहास का उदय हुआ उसे बताते हैं 22वें चैप्टर में। 23वें में बताते हैं शिल्प वाणिज्य और शहरी विकास को लेकर के। 24 में बताते हैं गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास को लेकर के। 25 में बता रहे हैं गुप्त काल में जनजीवन कैसा था। 26 में बताते हैं कि पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ, और 27वें में हर्ष एवं उनका काल कैसा था। 28वें चैप्टर में बताते हैं प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण और ग्रामीण विस्तार और किसान विरोध। ठीक है। 29 में ये बताते हैं दर्शन का विकास, भारतीय दर्शन विकसित कैसे हुआ, इनको लेकर के ये क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध प्राचीन भारत में किस तरीके से रहे, इसे वो बताते हैं 30 में। और 31 में बताते हैं प्राचीन काल से हम मध्यकाल की ओर गमन कैसे किए, इन्हें लेकर के मध्यकाल की ओर करके है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम 32 में, और 33 में बताते हैं विज्ञान और सभ्यता की विरासत, कि प्राचीन काल के विज्ञान कैसे था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसी थी, साइंस एंड टेक कैसे था, और सभ्यता की विरासत संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है। स्थापत्य कलाओं की, इन सब की बातें करते हैं। तो इतने को आपने समझ लिया। साथ ही साथ अब ये समझिए हम बातें कर रहे हैं किसकी, हम बातें कर रहे हैं मानव विकास और पूरा पाषाण युग। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं, तो एक सेकंड आप लोग यहां भी समझिएगा। पाषाण काल मैंने आपको बताया था, ये देखिए एक एक करके दिखा रहा हूं, वे बहुत समझने की चीजें हैं। पाषाण काल, तो इसी पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल। मैं पूरा बोल रहा हूं ना, ऐसा ना बोलेंगे कि ये भी मध्य, मैं पूरा बोला हूं यहां पे। ठीक। ये पूरा पाषाण काल। फिर हम एक भाग और है इसके, उच्च पूरा पाषाण काल। इसे ध्यान से समझिए, मैं जो समझा रहा हूं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी था, शिकार करता था और घुमंतु था। ठीक है। मध्य पाषाण काल में शिकार तो चलता ही रहा, प्लस ये पशुपालक हो गया। पशु को इसने पाला। पशुपालन की शुरुआत दिखाई पड़ती है मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में पशुपालक और कृषक बन के उभरा। शिकार की जो प्रवृत्ति है वो चली गई। इतने को आप याद रखेंगे। तब मैं एक भी बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को हम पढ़ेंगे, दोनों को आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मानव विकास और पूरा पाषाण युग, इस चैप्टर में हम दोनों को पढ़ेंगे भाई, एक को नहीं पढ़ेंगे। और इसके लिए ये देखिए, नव पाषाण युग पहले आजीविका का उत्पादन और पशुपालन। आजीविका के लिए उत्पादन करते थे, मैंने बताया कि कृषक भी वे बन गए। तो इसे
कितने चैप्टर में उन्होंने बात की है ये देखिए, मैं बार बार दिखा रहा हूं ना अच्छे से। 8वें चैप्टर में बात की है। हम लोग मानव विकास और पूरा पाषाण युग पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ेंगे। तो चलिए रामशरण शर्मा क्या कहते हैं ये देख लीजिए। ये रामशरण शर्मा के पूरे हेडिंग्स हैं आज के। सीधा सीधा मैंने लिखा है मानव विकास और पूरा पाषाण युग, हम इसे पढ़ रहे हैं आज। हम पढ़ेंगे सबसे पहले, लेखक बात करता है मानव के अफ्रीकी पूर्वज कि हम जो हैं अफ्रीका के मानवों की क्या है प्रजातियां हैं। अफ्रीका से ही मानव का उद्भव हुआ और सारे जो है वर्ल्ड में, सारे जगत में मानव का विस्तार हुआ, मानव फैल गए। फिर बातें करते हैं भारत के प्रारंभिक मानव। भारत में कौन कौन से प्रारंभिक मानव के अवशेष वगैरह मिले हैं उनको लेकर के रामशरण शर्मा जी बात करते हैं। फिर बात करते हैं पूरा पाषाण युग के चरणों की। मैंने पूरा पाषाण काल को वहां पे बांट रखा है, यहां पे बांट रखा है, ये देखिए। और इनके तीनों चरणों की, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इन तीनों की बातें करते हैं। इन तीनों को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपके मध्यकाल को। ये रहा मध्यकाल, ये मध्यकाल को। मध्यकाल में पाषाण, मध्य पाषाण काल युग शिकारी और पशुपालक, ये शिकारी और पशुपालक बन गया, इसे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण युग में कला कैसी थी। फिर मानव के प्रारंभिक संगठन, यानी मानव उस समय क्या संगठित था। जैसे आज संस्था दिखाई पड़ती है, गिल्ड दिखाई पड़ते हैं, एक समाज दिखाई पड़ता है, क्या वैसे समाज उस समय था। इसको लेकर के चर्चाएं होंगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आप बात करें, देखिए आसानी समझिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं ना, यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं सिर्फ इतना टाइम आप लोगों को कनेक्ट करने में ही लगा है। मानव के अफ्रीकी पूर्वज, इसे लेकर के हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो चलिए करते हैं मानव विकास की यात्रा के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मानव ऐसे ही आ गया, टपक गया आसमान से? नहीं, तो मानव का विकास धीरे धीरे हुआ। किस प्रकार से हुआ, इसे लेकर के चर्चा करते हैं। तो ये मानव विकास का क्रम रहा है। मैं बता दूं कि रमापेथिकस को लेकर के अच्छी खासी बातें होंगी, आगे मैं बात करूंगा कि ये मानव है या नहीं है और आधुनिक में क्या इसकी भूमिका रही है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियोपेथिकस से ही मानव का विकास माना जाता है। और सबसे पहला मानव आपके होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, मुख्य के बारे में बात करेंगे, और आपके नियंडरथल, फिर आता है आपके होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव। इतने को देख लीजिए आप। चलिए पृथ्वी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करता है लेखक। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी और 3.5 अरब वर्ष पूर्व एक कोशिकीय जीव के रूप में एक कोशिकीय जीव क्या हुए, आए, यानी कि एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई पादप के रूप में। ठीक है, फिर वनस्पति से पशु की ओर बढ़े, हम पशु बने। फिर इसे क्वांटरनी में थोड़ा सा बांटा जाता है। नवीनतम काल क्वांटरनी में प्लास्टोसीन और होलोसीन युग। तो प्लास्टोसीन जो युग है उसी में क्या हुआ, मानव का विकास देखने को मिला है। और आधुनिक मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, लाखों वर्षों में हुआ। हम देखेंगे किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो ये युग को लेकर के आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन ना पालिएगा। इसमें पृथ्वी का जो इतिहास है, पृथ्वी को 18 महाकल्पों में बांटा गया है। पहले 5 महाकल्प में बांटा गया है, फिर 18 कल्पों में बांटा गया है। युग में बांटा गया है, सॉरी, युग में बांटा गया है। पहले बांटा गया है आपके महाकल्पों में, प्री पैलेजोइक, पैलेजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक।
ठीक, ये 5 महाकल्प में। उसके बाद आपके इनको युगों में बांटा गया है, 18 युग है टोटल, 18 को मैं बातें करूं तो आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्लूरियन, डेमोनियन, कार्बोनिफेरस। और आगे आपके पैलियोसीन, ओलिगोसीन, इलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन या प्लिस्टोसीन। तो ये प्लिस्टोसीन है और ये होलोसीन है। ठीक है, मैंने इतने को इसलिए बोला कि आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट करें, आप लोगों को इसमें याद नहीं रखना, टैंक आपके फुल नहीं करने दिमाग के। ठीक है, तो ये 17 कल्प है और ये 18। ठीक, प्लास्टोसीन और होलोसीन। तो मानव का जो विकास देखने को मिला है वो प्लास्टोसीन युग में हुआ। पहले वो पशु के रूप में था, आया, और ये क्रमिक रूप से मानव का विकास हुआ है, एक ही बार में नहीं हुआ है। तो कैसे कैसे बने उनको लेकर के हम देखते हैं। तो थोड़ा सा ठीक समझिएगा। रमापेथिकस को लेकर के बातें आती है। ये है आपके मैंने दिखाया था, ये रमापेथिकस। देखिए रमापेथिकस, इसकी खोज 1932 में एडवर्ड लुईस ने की थी। एडवर्ड लुईस ने क्या की थी, इसकी खोज की थी शिवालिक की पहाड़ियों में। ठीक है, पहले क्या माना जाता था, इसको मानव का पूर्वज माना जाता था, प्रारंभिक मानव माना जाता था। लेकिन अब इसे प्रारंभिक मानव नहीं माना जाता। आधुनिक शोधों ने यह प्रमाणित किया है कि यह आधुनिक मानव नहीं है। 1900 दशक के बाद ही, मैं आपको बता दूं रामशरण शर्मा में क्यों है, तो 1980 के दशक के आसपास तक इसको माना जाता था। तो 1900 दशक में ही रामशरण शर्मा जी ने पुस्तक लिखी है। तो ये भी है, आप लोगों को याद रखना है कि ये मानव का पूर्वज नहीं है। ठीक है, मानव का पूर्वज नहीं है। रमापेथिकस यहीं पे शिवालिक की पहाड़ियों में शिवापेथिकस, आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में, मिला है, जो जिसे हम नर के रूप में मानते हैं। और इसी शिवापेथिकस की एक शाखा थी रमापेथिकस, जो क्या है, मादा है। ठीक है, इसका नामकरण की बातें करते हैं। इसका नामकरण शिवालिक के पहाड़ी भारत में ही मिला था। तो इसलिए राम को देख करके, राम नायक हैं भारत के, तो इसका नाम पड़ गया आपके रमापेथिकस, रामापेथिकस, यानी कि राम का बंदर, राम का वानर। ठीक है, इसको याद रखना है बस। और ये शिवापेथिकस और रमापेथिकस, ये दोनों के दोनों आपके हैं ओरंगुटान, जो इंडोनेशिया पाए जाते हैं, उनके क्या हैं, पूर्वज हैं। मानव के पूर्वज नहीं है। ठीक, इतने को आपको याद रखना है। इसे प्रारंभ में यह भी माना जाता था कि यह क्या करता था, खड़ा होकर चलता था, यानी 2 पैरों में चलता था, पर ऐसा नहीं है। आधुनिक शोध के अनुसार यह 4 पैरों में चलता था। ठीक है, अब बातें करते हैं ऑस्ट्रेलियोपेथिकस को लेकर के। ऑस्ट्रेलियोपेथिकस दक्षिण का वानर मानव। ठीक, दक्षिण का वानर मानव ऑस्ट्रेलियोपेथिकस का मतलब ही होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस की बात करें तो इसकी खोज हुई थी आपके ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस कहा जाता है। खोजकर्ता की बात करें रेमंड डॉट ने इसकी खोज की थी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज हुई थी, यहां पे पूर्वी लिख देता हूं मैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज हुई थी। स्थान का नाम है आपके प्लेटेपस। ठीक है, यहां इसकी खोज हुई थी। ठीक, इतना आपको जानना है।
इनमें एक विशेषता थी कि ये दो पैरों पर क्या है, चलता था, दो पैरों पर चलता था, हमेशा नहीं चलता था लेकिन चलता था। ठीक, आधुनिक शोध के अनुसार बता रहा हूं। साथ ही साथ इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मस्तिष्क की क्षमता की बात करें तो 400 से 500 सीएम तक की। ठीक है, इसका मस्तिष्क छोटा था, ज्यादा बुद्धि लगाने की इसमें नहीं थी। इसमें दो गुण पाए जाते थे, मानव के गुण और क्या, वानर के गुण, दोनों की विद्यमान थी। इसीलिए वानर और मानव दोनों इसी से विकसित हुए, ऐसा माना जाता है। वानर के समान क्या था, चेहरा और दांत था। साथ ही साथ मानव के समान श्रेणी और पैर थे, ये दो पैरों पे चलता था। ठीक है, कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन अधिकतर चलता था। साथ ही साथ इसकी वोकल्स की बात करें, यानी कि जो श्रव्य ग्रंथियां हैं वो क्या थी, वानर के समान ही थे, मानव के समान नहीं थे, ये लोग बोलते नहीं थे। ठीक है, इतने को आपको याद रखना है, एकदम से टैंक फुल नहीं करना है, बस समझते जाना है। फिर आए आपके होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की बात करें तो ये होमो हैबिलिस का मतलब होता है कुशल मानव। ये मानव का प्रारंभिक वंशज है, यानी कि यही मानव का प्रारंभिक वंशज है। यहां पे होमो लगा है, आप लोग समझ जाइएगा, होमो हैबिलिस। इसके समय की बात करें तो लगभग 24 लाख से 14 लाख वर्ष पूर्व इसका समय काल है। मस्तिष्क क्षमता 500 से 700 घन सेंटीमीटर थी इसकी। विशेषता इसकी यह है कि पत्थर के प्रारंभिक औजार बनाने वाला क्या है, ये पहला मानव है जो पूरा पाषाण काल युग में रहा है। उच्च पूरा पाषाण काल में भी, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल में रहा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में यह क्या है, रहा है। इसकी खोज की बात करें, इसे हैडीमैन कहा जाता है। एक चीज और आप याद रखेंगे, हैडीमैन भी इसे कहा जाता है। हैडीमैन कहा जाता है। इसकी खोज हुई थी आपके तंजानिया में। इसके खोज करता है, ठीक, लुई लिक्की इसके खोज करता है। ठीक, याद रखेंगे। वैसे खोजकर्ता को नहीं पूछते, मैंने आपको बता दिए। ठीक, इतनी बातें इसके लिए आप याद करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे मैंने बताई है, ये IMPA है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके होमो इरेक्टस। इसका मतलब होता है सीधा खड़ा होने वाला मानव। अब इस तरीके से जो झुक के चलता था अब नहीं चलता, अब इरेक्ट, सीधे, है ना। तो होमो इरेक्टस का मतलब है, अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला मानव। इसका समय काल लगभग 19 लाख से 1.5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। मस्तिष्क की क्षमता की बात करें तो 800 से 1200 घन सेंटीमीटर। विशेषता, इसने कुल्हाड़ी जैसे उन्नत औजार बनाए हैं। आग का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका से एशिया और यूरोप तक प्रवासन इसी मानव ने किया, इसलिए हम सब जगह क्या हुए, फैल गए। इसीलिए लेखक ने, रामशरण शर्मा जी ने लिखा है कि, क्या लिखा है, लिखा है आपके ये मानव के अफ्रीकी पूर्वज हम किस तरीके से हैं। ठीक है, तो समझ गए हम किस तरीके से मानव के अफ्रीकी पूर्वज हैं और पूरे सब लोग हैं, उसको बता रहे हैं। साथ ही साथ इसकी खोज की बात करें, जावा घाटी, जावा वैली में इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसको जावा मानव भी कहा जाता है। जावा मानव भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे भाई, IMP है। साथ ही साथ त्रिनील नामक स्थान पर, किस स्थान पर, त्रिनील नामक स्थान पर इसकी खोज हुई है। त्रिनील नामक स्थान पर
इसके खोजकर्ता की बात करें, कहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं। खोजकर्ता की इसकी बात करें यूजीन डुबोइस, इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है होमो इरेक्टस को लेकर के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निएंडरथल, धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब बात कर रहे हैं निएंडरथल की। निएंडरथल की बातें करें तो निएंडरथल, इसका नाम इसलिए पड़ा कि जर्मनी की जो वैली है निएंडरथल घाटी, निएंडरथल वैली घाटी में इसके अवशेष मिले, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है आपके निएंडरथल। ठीक, इसकी खोजकर्ता के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैंने बता रखा है जितना आपको जानने की जरूरत है। इसकी मस्तिष्क क्षमता 1200 से 1750 घन सेंटीमीटर के आसपास थी। सबसे बड़ी बातें हैं कि मृतकों को दफनाने की ये परंपरा जानते थे, इनमें भावनाओं का विकास हुआ था। भाई अब इनमें भावनाएं आ गई थी कि किसी को फेंक थोड़ी दोगे, माता है, पत्नी है, तो नहीं, उसको दफना देते हैं। कुत्ते उत्ते खाएंगे, जानवर खाएंगे, अन्य जानवर मर गए तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। तो इस तरीके से उनमें भावनाएं आ गई थी, इसीलिए ये क्या करते थे, दफना देते थे। तो मृतकों को दफनाने की इन्होंने कला सीखी थी। ये कह सकते हैं कि इन्होंने मानव भावनाएं विकसित हो चुकी थी। साथ ही साथ ये लोग इहलोक परलोक पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। यानी कि ये मर गया वो अलग लोक में जाएगा, इस तरीके से मान्यता है, तभी तो दफना रहे हैं भाई, इसमें भी विश्वास करते थे, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ इनमें कल्पनाशीलता विकास देखने को मिलता है। यही लोग परलोक की कल्पना ये लोग करते थे, इसका विकास देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनमें क्या थी, भावनाएं थी, मैंने बताया भावनाएं विकसित हो गई थी, इसलिए ये लोग मिल करके समूह में रह करके शिकार भी किया करते थे। ठीक, इतना जानना है आपको निएंडरथल के बारे में। साथ ही साथ अब आते हैं होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस है आपके आधुनिक मानव, और इसका अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि अफ्रीका से इसका उदय हुआ और ये लोग ही चल करके पूरे जगत में छा गए। शारीरिक विशेषताएं इसकी मस्तिष्क की क्षमता आपके 1200 से 1600 घन सेंटीमीटर के आसपास में, अच्छी खासी बुद्धि थी। और इन्होंने उन्नत औजार बनाए, पत्थर के औजार और हड्डियों के औजार इन्होंने बनाए। साथ ही साथ कला और संस्कृति का इन्होंने विकास किया, कला और संस्कृति में योगदान मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए भीमबेटका को देख लीजिएगा, भीमबेटका एमपी का, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी मोटी कबीलाई संस्कृति का विकास हुआ, ऐसे कह सकते हैं। अब आता है, हाँ हमने इतना पढ़ लिया, अब समझिए हमने इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली है। अब हम बातें करेंगे भारत के प्रारंभिक मानव को लेकर के। इतने सारे मानव भारत में हमने पढ़ा, वो कहाँ थे। तो लेखक इसकी बातें कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। ये देखिए रमापेथिकस और शिवापेथिकस के बारे में बात हो रहा है। रमापेथिकस को मैं दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, ये देख लीजिए। नहीं, रमापेथिकस के बारे में मैंने बताया था, एक सेकेंड रुकिए, ये रमापेथिकस के बारे में मैंने बता रखा था। अब देखिए कि ये मानव नहीं है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा नहीं है, गायब हो गया है वो अलग बातें हैं। ठीक, तो अब हम बातें करेंगे भारत के प्रारंभिक मानव को लेकर के, कि भारत में मानव को लेकर के कौन कौन से अवशेष मिलते हैं प्राचीन मानव को लेकर के। तो रमापेथिकस और शिवापेथिकस, पहले शुरुआत में मान्यता थी कि रमापेथिकस क्या है, मानव के पूर्वज हैं, पर आधुनिक शोध के अनुसार से ऐसी पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रमापेथिकस और शिवापेथिकस क्या है, ओरेंग टाउन के क्या है, पूर्वज हैं। ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। अभी उदाहरण दे देता हूं मैं, एग्जांपल, ये इंडोनेशिया में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी मान्यता थी
इनका विलुप्तीकरण के कारण बताते हैं कि जलवायु में परिवर्तन के कारण से ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। लेकिन ये क्या है, आधुनिक मानव के पूर्वज नहीं है, मैंने सामने भी बताया है। और रमापेथिकस क्या थे, रमापेथिकस सिवापेथिकस एक ही प्रजाति के थे और इनमें थोड़ा बहुत अंतर था हाइट को लेकर के। और रमापेथिकस क्या थी, मादा थी, सॉरी, रमापेथिकस थी आपकी मादा और ये था आपका सिवापेथिकस नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हथनौरों में मानव, नर्मदा मानव जिसका नामकरण किया गया है, क्यों किया गया है, हथनौरा नर्मदा घाटी में, ठीक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पे खोपड़ी मिला है, कंकाल, जिसे नर्मदा मानव के नाम से जाना गया है। और इसकी खोज करता है 5 दिसंबर 1982 को इसकी खोज हुई, अरुण सोनकिया के द्वारा एक खोज की गई। इसका वर्गीकरण प्रारंभिक में मान्यता थी, इसे इरेक्टस माना जाता था, ठीक है, होमो इरेक्टस। लेकिन वर्तमान में माना गया कि ये क्या था, प्राक होमो सेपियंस था। ये निएंडरथल भी नहीं था, होमो सेपियंस के जस्ट थोड़े से बाद का क्या था, मानव था। यानी कि कह सकते हैं कि होमो सेपियंस प्राक होमो सेपियंस था। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, इसका ये महत्व है, ये आप लोग IMP है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि यह भारत का प्रारंभिक मानव साक्ष्य है। प्रारंभिक मानव का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जीवाश्म का साक्ष्य। ठीक है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का आगमन भारत में कैसे हुआ होगा, तो लेखक बताते हैं कि अफ्रीका से ये आए, और जब अफ्रीका से आए तो ये पूर्वी अफ्रीका से भारत पहुंचे लगभग 60,000 से लेकर के 50,000 वर्ष पूर्व, और ये दक्षिण तटीय मार्गों से यहाँ आए, भारत आए। इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, इसके क्या प्रमाण हैं, तो अनुवांशिक साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी हमको देखने को मिल जाता है। आधुनिक मानव के प्रमुख जीवाश्म, आधुनिक मानव के जीवाश्म कहाँ मिलते हैं, इनको लेकर के लेखक ने बातें की हैं, मैं भी बातें करता हूं। श्रीलंका की फाहियान लेना और बाटा दोम्पा लेना, ये गुफाओं का नाम है, यहां पे आधुनिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ इसके उपकरण मिलते हैं, तकनीकी उपकरण मिलते हैं, सूक्ष्म पाषाणकालिक उपकरण मिलते हैं। और इसके कालखंड की बात करें तो ये है लगभग 38,000 से 34,000 वर्ष पूर्व की बातें हैं, उच्च पुरा पाषाण काल की बात है। और इनके जीवन यापन की बातें करें तो ये लोग क्या करते थे, शिकार और खाद्य संग्रह करते थे, बस यही इनका काम हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब बातें करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूँ, हो गया इतनी स्लाइडें, और नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये है नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बातें कर रहे हैं, हमने बातें कर ली है आपके मानव के अफ्रीकी पूर्वज को लेकर के और भारत के प्रारंभिक मानव को लेकर के, इन दोनों को लेकर के हमने बातें कर ली है। अब हम बातें करेंगे पूरा पाषाण युग को लेकर के। सबसे पहले मैं फिर से कनेक्ट कर दूं, जैसे मैंने बताया था वैसे ही, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और एक है आपके पूरा पाषाण काल और आपके मध्य पाषाण काल। इसी को लेकर के यहाँ पे मानव विकास और पूरा पाषाण युग, इसी को लेकर के खास करके चर्चा है। इसमें 2 चीजों को लेकर के चर्चा है, आपके पाषाण काल को लेकर के और मध्य पाषाण काल को लेकर के। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को लेकर, नव पाषाण काल को लेकर के लेखक ने अलग से बातें की हैं, मैंने बताया, आपको क्लियर किया था। इसे 3 भागों में बांटा गया है, मैंने ये भी बताया, फिर भी दोबारा बता रहा हूं आपके। इसे बांटा गया है आपके निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। एक सेकेंड, यहां पे प है ना, इसको याद रख लीजिएगा। इनको बांटने के पीछे है आपके कौन सा आधार है बांटने का, तो हथियारों के निर्माण को देखते हुए, हथियारों के निर्माण को देखते हुए उन्हीं को आधार बना करके क्या किया गया है, इसे विभाजित किया गया है 3 चीजों में, आपके निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में। ध्यान से समझिएगा,
ये देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है हथियार और औजार को देखते हुए। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण में क्या है, होमो हैबिलिस दिखाई देता है मानव प्रजाति के रूप में, होमो हैबिलिस। कहीं कहीं पे ज्यादातर दिखाई पड़ता है आपके होमो इरेक्टस, ठीक, होमो इरेक्टस ज्यादा दिखाई पड़ता है। अनगढ़े नदी के पत्थर, पेबल्स, ठीक, जिससे क्या है, नदी के पत्थर को आप देखे होंगे कि जब नदी चलती है तो पत्थर एकदम धार हो जाता है, चिकना हो जाता है, उससे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। पत्थर का प्रकार देख रहे होंगे, पढ़ लेना आप लोग। और इससे क्या क्या बनाए जाते थे उस समय, हस्त कुठार, विदारनी और चॉपर चॉपिंग, ये सब क्या है बनाए जाते थे। वही मध्य पाषाण काल की बात करें तो नियंडरथल दिखाई पड़ता है, और नियंडरथल फलक, बारीक कोर और चट और जैप्सर पत्थरों से क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। इसको आप लिख लीजिएगा इस वाले में क्वांटरजाइट, क्वांटरजाइट पत्थरों से निर्माण किया जाता था, है ना, क्वांटरजाइट पत्थर। फिर आ गए आपके कौन से पत्थर, चट और जैप्सर, चट और जैप्सर पत्थरों से बनाए गए फलक, बारीक और कोर औजार बनाए गए। इसमें आते हैं आपके खुरचनी, बेधक और छेदक, बेधनी, है ना, बेधक बेधनी, ये सब चीजें क्या गई, बनाई गई पत्थर के ना। इसमें कुछ भी दिखा दिया गया, यहाँ लोहे की दिखा दिया गया, ऐसा नहीं है, पत्थर का ही, ऑल टोटल पत्थर का। फिर उच्च पुरापाषाण काल में आपको देखने को मिलता है प्रारंभिक होमोसेपियंस, यानी प्रारंभिक आधुनिक मानव दिखाई पड़ते हैं। इसमें आपके औजार बने ब्लेड, ओबिसिडियन, ठीक है, और फ्लिट, फेंक के मारने वाले औजार, और हड्डी और सींग के औजार बने। और इसमें इनसे क्या किया गया, औजार बनाया गया, केवल पत्थर से भी बनाए गए, है ना। आगे हम लोग इसको बताएंगे, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं सिर्फ, है ना। इसमें बना तक्षणी, भाला, मछली पकड़ने के औजार भी बने, और हड्डी के सुइयां, हड्डी के भी औजार निर्माण देखने को मिलता है। इसी औजार के निर्माण के आधार पर ही पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। साथ ही साथ एक चीज समझिएगा, जब भी मैं बताता चला जाऊंगा तो इसका क्रमिक विकास हुआ है। जैसे कि आपका गांव है, तो आपके गांव में क्या हुआ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आई है। आपके गांव शुरू में पिछड़े रहे होंगे, फिर डेवलप, तो वैसे ही बातें हैं। ऐसे ही पुरापाषाण काल, तीनों युग डेवलप होते चले जा रहे हैं हथियार के आधार पे। फिर हथियार बनाए, पता चल रहा है ना आप लोगों को कि उन्नत होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसकी जानकारी देखने को मिलती है, और बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, यहाँ पे मानव की बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, ये देख रहे हैं, ठीक। तो जब भी मैं बताऊंगा स्थलों के बारे में, ऑल टोटल जब बताया जाता है तो कैसे बताया जाता है, पुरापाषाण कालीन स्थल, और तीनों को उच्च, निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, तीनों को मिला करके बताया जाता है। लेकिन मैं एक एक का अलग अलग से बता रहा हूं, और साथ ही साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहीं पे मैं लिख के आपको बता दूंगा। लेकिन याद रखना, जितने भी हैं, जैसे उच्च पुरापाषाण काल के, निम्न पुरापाषाण काल के, मध्य पुरापाषाण काल के, कई स्थल तीनों भी हैं, एक ही स्थल है तीनों, ठीक है, तीनों का, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न पुरापाषाण काल की बात करते हैं। ये निम्न पुरापाषाण काल की हम बातें कर रहे हैं। इसकी समय सीमा की बात करें तो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 1.5 लाख वर्ष पूर्व भारत के कुछ स्थलों से इससे भी क्या है, प्राचीन साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। रामचंद्र शर्मा बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं। भोजन संग्रह एवं शिकार पर क्या था, निर्भर था। लोग भोजन पे शिकार करते थे। इस समय जो हथियार बने वो है आपके हस्त कुठार, और बना आपका गंडासा और चॉपर। इसके औजार की बात करें आपके तो कौन से पत्थर, क्वांटरजाइट, मुख्यतः इसी से क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे। इसमें बने आपके हस्त कुठार, हैंड एक्स, गंडासा, ये ऐसा छीलने वाला, ये देखिए पत्थर के, ठीक इस तरीके से औजार बने। और इस समय के जो मानव है खाना बदोश जीवन यापन करते थे, घुमंतु जीवन जीते थे। शिकारी जीवन था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। खाद्य संग्रहण की भावना भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। प्राकृतिक
गुफाओं एवं शैलाश्रयों में क्या करते थे ये लोग, निवास किया करते थे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इन संस्कृतियों के बारे में मैंने पहले बताया कि जो संस्कृति, तीनों को दिखा देता हूं मैं एक बार, ये देखिए, ये यहां पर भी वही संस्कृतियां हैं, वहां पर भी वही संस्कृतियां हैं। और आप देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल, यहां पर भी थोड़ी सी संस्कृतियां बंदी है, बेलन घाटी वही है, थोड़े थोड़े पाटन और लंगराज यहां पे मिले हैं। तो आप इतना याद रखना कि पुरापाषाण, जैसे उच्च पुरापाषाण काल की यहां पे बात हो रही है, उच्च की बात हो रही है इस जगह पे, तो उच्च के रिलेटेड कुछ कुछ चीजें मिली, जो हथियार मैंने बताए, जो अवशेष बताए, वो सारे मिले। और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, ज्यादा टैंक फुल करने की जरूरत नहीं। ठीक, यहां पे देखना दिदवाना, दिदवाना राजस्थान में स्थित है, जहां से एसुलियन संस्कृति, सब जगह में एसुलियन संस्कृति मिला है ना, सब जगहों पे मिला है, मैं बता रहा हूं। एसुलियन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। एसुलियन संस्कृति वह संस्कृति है जिसने भारत में सबसे पहले क्या बनाया, भारत में फर्स्ट टाइम औजार बनाए। और विश्व की बात करें, विश्व की बात करें तो इसमें आप क्या जाते हैं, ओडोवन संस्कृति। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। भीमबेटका, भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका मध्य प्रदेश, तो यहां पे तीनों काल के और साथ ही साथ मध्य पाषाण काल के भी मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं आपके, यहां पे देखने को मिलता है आपको कला, कला देखने को मिलती है, चित्रकारी। ठीक है, अतरीपक्कम, अतरीपक्कम इसकी खोज तमिलनाडु में है। इसकी खोज की थी आपके रॉबर्ट्सबुर्ग ने। रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यहां भी जो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण है, ये सारी चीजें मिली है। यही दिदवाना की बात करें, हाँ दिदवाना की, सॉरी, यहां सोहन घाटी की बात करें, यहां पे नहीं है ना, ये पाकिस्तान के एरिया पे है, से ये नदी है, यहां पे है, समझ लो, यहां पे पाकिस्तान के एरिया में, ये पाक में आता है, यहां पे लिखा नहीं है ना, पाकिस्तान के इलाके में। ठीक है, ये आपके है सोहन नदी, सोहन नदी घाटी में स्थित है। और ये क्या है, सोहन सिंधु की सहायक नदी है। यहां पे निवास, मानवों का निवास यह दर्शाता है कि वहां 12 महीने पानी हुआ करती थी। किसकी पानी, सोहन नदी में 12 महीने पानी हुआ करती थी। ठीक है, तो हमेशा पानी रहा करती थी। ठीक है, सोहन नदी में पानी हुआ करती थी। ठीक, साथ ही साथ यहां पे क्या था, जीवों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहां पे जीव थे जिनका शिकार प्रॉपर तरीके से कौन किया करते थे, मानव किया करते थे उस समय के, निम्न पुरापाषाण काल के। इरेक्टस कह सकते हैं अधिकतर, तो यहां सब में इरेक्टस ही है प्राय। यहां पे कौन कौन से जानवरों के अवशेष मिले हैं, तो यहां पे मिला है आपके प्राचीन हाथी, इस समय का हाथी ना, नहीं ना, एशियाई हाथी का जो पूर्वज है, ये बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे। ठीक है, बड़े जानवर हुआ करते थे, प्राचीन हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलता है आपके घोड़े, प्रारंभिक घोड़े का साक्ष्य, प्रारंभिक घोड़े का साक्ष्य देखने को मिलता है। और दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़े के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इतना साक्ष्य वहां पे देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि क्या था, जीवों का अवशेष वहां पे रहा, मतलब जीवों के अवशेष जो मिले हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि वहां पे जीवों का क्या था, आवास था। ठीक,
यही बेलन घाटी की बात करें तो बेलन घाटी में भी आपको एसुलियन संस्कृति के ही साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, और यहां भी आपको क्या मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं मानवों के, ठीक है, मानव अवशेष यहां भी प्राप्त हुए हैं, मानव अवशेष और जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें कौन कौन से जीव आ गए आपके, तो यहाँ पे जंगली गाय के अवशेष मिले हैं, और मिला है आपके भैंसा का अवशेष देखने को मिला है, और साथ ही साथ हिरण के अवशेष देखने को मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है वहां भी क्या था, जीवों के अवशेष मिले हैं। ये बताता है कि वहां भी क्या था, आपके जानवर हुआ करते थे जिनका शिकार प्रॉपर रूप से उस समय के जो मानव है वो किया करते थे। बोरी की बात करें, बोरी महाराष्ट्र, तो यहां भी निम्न पाषाण काल और साथ ही साथ आपके निम्न पाषाण और आपके मध्य पूरा पाषाण और साथ ही साथ उच्च पूरा पाषाण काल, यहाँ तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। वही हैंड एक्स, ये जो मैंने बताया, ये हथियार मिले हैं ना, ये हथियार मिले हैं, हस्त कुठार, गंडासा, चॉपर, ये सारी चीजें मिली है वहां पे, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है ऑल टोटल, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक। एक चीज मैं बताना भूल गया, आप लोग याद रखिएगा, ये सोहन नदी घाटी वाला, ये है सोहन संस्कृति या फिर पेबुल संस्कृति भी इसी को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरीके के औजार पेबल्स, यानी कि नदी के जो नदी के पत्थर जो घिस गए होते थे उनसे क्या बनाया जाता था, औजार बनाया जाता था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इतने को बता दिया। अब चलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल की ओर। मध्य पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो इसकी समय सीमा है लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 से लेकर के, ये एकदम कंफर्म नहीं है, ईसा पूर्व तक, ठीक है, माना जाता है। इसकी विशेषता है, इसे क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है किसे, मध्य पूरा पाषाण काल को। छोटे एवं हल्के औजार क्या हुए इसमें विकसित हुए, इन सब में है आपके फ्लैंक, खुरचनी, ठीक है, मर गया तो उसको खुरच करके निकालने के लिए मांसों को, ठीक, बेधक और नुकीले औजार इस समय क्या हुए, बने। बस इतना याद रखना है इसमें। और इसके हम स्थलों की बात करें, प्रमुख स्थल, तो मैंने वही बताया था जिसको मैंने सामने बताया है। ये देखिए, यही सारी चीजें हैं वहां पे, ये देख लीजिए। इसी तरीके से जिस तरीके से आपके गांव का विकास हुआ वैसे ही वे भी हथियारों को लेकर के तकनीक आ रहे हैं, नए नए हथियार बन रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इसमें आता है आपके दिदवाना, जिसे मैंने बताया था, और तुंगभद्रा का क्षेत्र कर्नाटक वाला। तो यहां पे क्या मिले हैं, मध्य पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं और मानव के साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा घाटी में भी वही मिले हैं, और भीमबेटका में मिलते ही हैं। भीमबेटका में आपके तीनों को मिलते हैं, मैंने बताया चित्रकला को लेकर के। और बेलन घाटी को मैंने यहां पे बता दिया है। तो बेलन घाटी में मध्य पूरा पाषाण काल के भी क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये तीनों का क्या रहा है, केंद्र बिंदु रहा है। धीरे धीरे विकास हुआ है भाई, निम्न से मध्य के बाद उच्च, ठीक है ना। अब बातें करें उच्च पूरा पाषाण काल की। उच्च पूरा पाषाण काल की समय सीमा की बात करें तो लगभग 40,000 से लेकर के 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में क्या किया जाता है, माना जाता है। इसकी विशेषताएं, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास, सबसे पहले जो प्रारंभिक
प्रारंभिक होमोसेपियंस हैं वो क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये आईएमपी है, आपको याद रखना है कि प्रारंभिक होमोसेपियंस किस काल में दिखाई पड़ते हैं, तो आपको बताना है कि उच्च पुरापाषाण काल में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ जलवायु अपेक्षाकृत कुछ गर्म एवं शुष्क हुई इसी समय, इस कारण से कला एवं चित्रकला का इस समय क्या हुआ, प्रारंभ भी देखने को मिला है। जलवायु अपेक्षाकृत कुछ गर्म हुई, थोड़ी सी जो जलवायु है वो गर्म हुई, तो क्या हुए, औजार फिर से उन्नत बने। क्या क्या बने इसमें, ब्लेड बने, आपके ब्यूरिन, और साथ ही साथ हड्डी एवं सींग के भी औजार देखने को मिलता है इसमें। इसे हमको देखना है, ठीक। तो यहां पे गलत लिख गया है, ये है आपके लंघनाज, ठीक है। यहीं पे बेलन घाटी दिखाई पड़ती है उच्च पुरापाषाण काल में। साथ ही साथ भीमबेटका तो दिखाई पड़ती है, पाटन महाराष्ट्र भी दिखाई पड़ता है, महाराष्ट्र के जो बोरी के इलाके के आसपास का क्षेत्र, और आपके संगनकल्लू कर्नाटक दिखाई पड़ता है, ये तुंगभद्रा क्षेत्र के आसपास पड़ता है, ये भी संगनकल्लू कर्नाटक। और दिखाई पड़ता है आपके रेणुगुंटा, साथ ही साथ कुर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, और छोटा नागपुर के पठार के विभिन्न स्थल झारखंड में कुछ कुछ स्थल है वहां, वे दिखाई पड़ते हैं। और भीमबेटका तो दिखाई पड़ता ही है, ठीक है ना। इतने को बस समझ लीजिए, ज्यादा आपको समझने की इसमें जरूरत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे भी नहीं। और लेखक ने भी इसमें ना ज्यादा बातें नहीं की है, तो ज्यादा बातें मैं करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या हुआ, एक सेकेंड, जलवायु में परिवर्तन हुआ, और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण से कुछ जीव क्या हो गए, गायब हो गए। इससे किसकी शुरुआत हुई, मध्यपाषाण काल की शुरुआत हुई। मध्यपाषाण काल बड़ा ही अच्छा खासा मुद्दा रहा है, क्योंकि ये मानव के विकास का अगला चरण है, और जो नवपाषाण, इन दोनों के बीच में क्या है, संक्रमण काल है। क्वेश्चन यहां से बनता है यूपीएससी और पीसीएस में, क्या क्वेश्चन बनता है कि मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जब जानेंगे तो जान जाएंगे, आराम से आगे हम पढ़ेंगे कि मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया आपके, कहां गया यार, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में संक्रमणकालीन ये चरण है ना, दोनों के बीच का ये युग रहा है। और इस कालक्रम में जीवन शैली में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। मनुष्य अब घुमंतु और शिकारी से क्या बन गया, पशुपालक बन गया। और शिकार रहा ना, शिकार को छोड़ नहीं देना है, शिकार और पशुपालन दोनों आ गए। तो इसमें क्या हुए, सूक्ष्म पाषाण उपकरण बने, जो इसकी विशेषता है, इसको हमको देखना है। और साथ ही साथ ये पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच में एक सेतु है, उसके बीच में है, तो ये इसका अध्ययन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कुत्ते को मनुष्य ने क्या बनाया, पालतू पशु बनाया था, ठीक। इनको याद रख, इसको लिख देता हूं। ठीक, कुत्ता था, ठीक, इसको याद रखेंगे। इसकी विशेषता है कि सूक्ष्म पाषाण और विविध प्रकार के उपकरण बने, इसी कारण से इसका अध्ययन है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण इसी काल में बने, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेसोलिथिक एज कहा जाता है।
जलवायु में परिवर्तन हुआ, इस कारण से जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हुए लेखक बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ और इसी हिमयुग के समाप्त होते जलवायु गर्म एवं आर्द्र हो गई। घने वन, घास के मैदान और नई वनस्पतियों का क्या हुआ, विकास हुआ। पुरानी जीव और नई वनस्पतियां क्या हो गई, खत्म हो गई। जब वनस्पतियां खत्म हुई तो जो पुराने जीव थे, जो उन वनस्पतियों में क्या करते थे, निर्भर थे, वे भी खत्म हो गए। जीवों में परिवर्तन हुआ इसी कारण से, और बड़े जीवों के स्थान पर क्या हो गए, छोटे और तेज जानवर का क्या हुआ, विकास हुआ, और वे जानवर उभर करके सामने आए। मैमथ, मैमथ ये है मैमथ, इसका क्या होना, विलुप्त होना। ध्यान रखें, मैंने प्राचीन हाथी बोला था, प्राचीन हाथी में मैमथ नहीं आता, ये भी हाथी के बहुत पुराने वंशज हैं भाई मैमथ, जो उस समय बर्फीले इलाकों में हुआ करते थे, जो क्या हो गए, गायब हो गए, क्योंकि जलवायु क्या हो गई, गर्म हो गई, तो ग्लेशियर पिघल गए, हिमयुग का समाप्त हुआ। हिमयुग जब समाप्त हुआ, जो हिमाच्छादन था यानी कि बर्फ थे, वे क्या हो गए, हट गए, ठीक है। और मैमथ क्या हो गया, गायब हो गया, और इसके विलुप्त में नए नए जानवर जैसे हिरण, अभी के हिरणों का, और खरगोश जैसे छोटे जानवर, और जंगली सुअर, नीलगाय इत्यादियों का क्या हुआ, उदय हुआ। इसी वजह से मानव में क्या है, परिवर्तन आए, चेंजेस आए, ठीक है। मानव अनुकूल एवं उन्नत तकनीकें, अपने आधार पर मानव ने क्या किया, उन्नत तकनीकें विकसित की, जीवन के लिए क्या किया, परिश्रम किया, संघर्ष किया। क्या क्या किया, शिकार की उन्नत तकनीकें विकसित हुई, आपके देखने को मिलती है सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मत्स्य पालन देखने को मिलता है। अब भाई जानवरों को ही मार मार के खाने से अच्छा है भाई पेट भरना है तो क्या पकड़ लो, मछली पकड़ो। तो मछली पकड़ने का दिखाई पड़ता है यहां पे पहली बार, कहां, मध्य पाषाण काल में। साथ ही साथ खाद्य संग्राहक, उन्नत खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्रह करने की तकनीक सीखी गई। साथ ही साथ जीवन शैली में बदलाव आया। ये लोग क्या हुए, साथ में क्या हुए, ये लोग समूह में आए, क्योंकि भाई भागने वाले जानवर हैं तो देख करके अच्छा खासा मानना होगा। कबीले का प्रारंभिक विकास देखने को मिल सकता है यहां पे, ठीक है। तो इस कारण से, किसके कारण से, जलवायु के परिवर्तन के कारण से ही मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। सूक्ष्म पाषाण काल इसकी मुख्य विशेषता है, तो क्या है इसमें, देखते हैं। मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख पहचान है इसके सूक्ष्म पाषाण काल के उपकरण, ठीक है, माइक्रोलिथिक, ठीक। इसकी विशेषताएं ये है कि ये जो औजार थे, वे औजार आकार में 1 से 5 सेंटीमीटर के हुआ करते थे, इतने छोटे थे मारने के लिए, ठीक है, तीर वीर में लगाने के लिए। ये जो है वो चट, केल्सेडोनी, जैप्सर, अगेट, क्वांटज आदि के इन पत्थरों से क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे, निर्माण किए जाते थे। इन औजारों की बात करें तो ये ज्यामितीय आकार के थे, जैसे कि त्रिभुज, सौलंब और अर्धचंद्राकार, ठीक पत्थर के ही हैं। गैर ज्यामितीय औजार थे जो ज्यामितीय आकार के नहीं थे, ठीक इस तरीके से नहीं थे। गैर ज्यामितीय औजार में आपके हैं ब्लेड, स्क्रेपर और पॉइंटर, ये लगाओ और चलाओ तीर, ठीक इतने सारे हैं। इनका उपयोग किया जाता था राल, यानी कि हड्डियों से भी बनाए जाते थे, राल के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और यहाँ हंसिए के रूप में, है ना, ये लोहा बना दिया है, लोहा नहीं है, पत्थर का ही है। तीर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और धनुष बाण के व्यापक प्रयोग इसी काल में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ये IMP है भाई, इसको आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि धनुष बाण का प्रयोग मध्य पाषाण काल में आपको दिखाई देता है। अब देखिए मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों को, तो देखते हैं प्रमुख स्थलों को। ये भारतीय पुरातात्विक स्थल मध्य पाषाण काल को लेकर के, चलिए तो बात करते हैं। यहां है आपके बागौर, ठीक है। कैमरे में मैं कम देखूंगा इस टाइम, यहां आप लोगों को देखना है, ठीक है। ये है आपके बागौर, जो कि भीलवाड़ा में आता है, राजस्थान में है। बागौर में सबसे पहले आपके पशुपालन के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। एक चीज आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि कृषि के साक्ष्य,
कृषि आपके प्रारंभ हुई है नवपाषाण काल में, अभी नहीं हुई है भाई, ठीक है। तो कृषि प्रारंभ होती है मेहरगढ़ में, नवपाषाण काल में। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूं। कृषि की शुरुआत होती है आपके मेहरगढ़ से। कब? नवपाषाण काल। इसको याद रखेंगे। ये कोठारी नदी के किनारे क्या है? स्थित क्षेत्र है। और एक चीज और याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणकालीन स्थल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, एक को याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं तिलवाड़ा को लेकर के। इसकी बात करें, तिलवाड़ा की बात करें, तो इसमें आपको मिलता है वही सूक्ष्म पाषाणकालीन उपकरणों के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य, और कुछ नहीं है इसमें ना, और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अब बातें करते हैं लंगनाच को लेकर के। लंगनाच को लेकर के बातें करें, जो कि गुजरात में स्थित है। तो कलर चेंज करके बात करता हूं, कलर चेंज करके बात करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो लंगराज के बारे में। इनके बारे यहां आपको देखने को मिलता है मानव के 14 कंकाल। और एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां देखने को मिल जाता है आपको बर्तन के साक्ष्य, है ना, मृत भांड के साक्ष्य, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब बातें करें, हम किसकी बातें कर रहे हैं? अब बातें कर रहे हैं, कलर चेंज करके ही बात करता हूं। हाँ, अब बातें कर रहे हैं, कौन सा कलर लूं? ये कलर ले लेता हूं, ठीक। भीमबेटका, भीमबेटका में आपको चित्र दिखाई देता है और तीनों कालों को लेकर के दिखाई देता है, ठीक है, भीमबेटका में, और कुछ नहीं है भीमबेटका में। आदमगढ़ की बात करें, आदमगढ़ की बात करते हैं। हाँ, किसे लूं? हाँ, इसे ले लेता हूं। आदमगढ़, आदमगढ़ भी है आपके मध्य प्रदेश में, इसकी बात करते हैं। ज्यामितीय आकार के उपकरण, इसको जानना है। साथ ही साथ में थोड़ा चीजें भूल गया, मैं उसको बता देता हूं। हाँ, भीमबेटका को लेकर के, इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को ने इसको क्या किया है? 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, एक चीज और भूल रहा था मैं, इसको लिख लीजिए। लंगराज में एक चीज और मिली है देखने को, यहां पे क्या है? जानवरों की हड्डियों के औजार मिलते हैं, ठीक है। अब बातें करते हैं थेरी तमिलनाडु को लेकर के। तो यहां भी सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलते हैं, साथ ही साथ में, है ना, यहां बता देता हूं, सूक्ष्म पाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। इससे एक चीजें प्रमाणित होती है, क्या प्रमाणित होता है कि यहां भी तटीय क्षेत्रों में मानव जो गतिविधियां हैं, लिख ही देता हूं भाई, मानव गतिविधियां क्या है? दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। थेरी का मतलब होता है, अर्थ होता है इसका लाल रंग के बालू का टीला या रेत का टीला, ठीक है। सबको आईएमपी है ना, सबको याद रखना है। अब बीरभानपुर की बात करते हैं। बीरभानपुर की बात करते हैं।
औजार बनाने के प्रमाण, औजार बनाने के यहाँ पे प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वीर भानपुर में। ठीक, यही है, बस इतना ही याद रखना है इसको लेकर के। अब बातें करते हैं हम सराय नहार राय को लेकर के, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको लेकर के बात करते हैं। तो यहां पे मिलता है आपको 14 मानव समाधान यहां पे देखने को मिलता है, और इनमें एक के सर पर पे, हेड पे क्या लगा है? तीर लगा है। इससे जानकारी मिलती है युद्ध और आक्रमण को लेकर के। क्या जानकारी मिलती है? युद्ध और आक्रमण को लेकर के, आक्रमण को लेकर के क्या मिलती है हमें? जानकारी मिलती है। ठीक है, महदहा की बात करें तो महदहा में देखने को मिलता है पशुओं के जो औजार हैं, हथियार हैं, क्या है? प्रचुर मात्रा में मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं, प्रचुर मात्रा में मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं। ठीक, अब महदहा की बात करें, हाँ महदहा की ही बात कर रहा हूं। यहां पे एक चीज आईएमपी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि यहां पे युगल समाधि मिली है। इसका मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों को क्या किया जाता था? साथ में दफनाया जाता था। ठीक है, ये देखने को मिला है। अब बात करते हैं दमदमा की। दमदमा, हाँ दमदमा की बात करते हैं। 41 मानव समाधान मिले हैं। और एक विशिष्ट चीज है, तीन लोगों को साथ में दफनाने, यानी त्रिविमीय मानव समाधि यहां पे देखने को मिली है। त्रिविमीय मानव समाधि, दुर्लभ मानव समाधि कहें भाई। 3 लोगों को साथ में दफनाना, 3 लोगों को साथ में दफनाना, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, 3 लोगों को साथ में दफनाने का जिक्र मिलता है। इस सबको आपको याद करना है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब मैं पीपीटी दूंगा तो ये रहेगा नहीं। ठीक है, या फिर सेव करके दे दूंगा मैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इनको पढ़ लिया था। अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में क्या परिवर्तन हुए, इनको देखते हैं। मैंने बता दिया अर्थव्यवस्था जीवन शैली में क्या हुई। जो प्रारंभिक गतिविधियां थी वे आखेट और शिकार पर निर्भर थी। अब भोजन के लिए क्या है? शिकार ये लोग निरंतर चलता रहा, साथ ही साथ मत्स्य पालन आया, मैंने बता रखा है आपको। कंदमूल फल का, जंगली अनाज का संग्रह हुआ, उसी को लेखक बता रहे हैं, उसको मैं डबल बता रहा हूं बस। प्राकृतिक संसाधनों का संग्रह करने लगे अच्छा खासा, और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। मैंने बता देखा है आप लोगों को, बागौर में, आदमगढ़ में। यहाँ पे लेखक ने कम बताया है, मैंने वहां पे अच्छा खासा जिक्र आपको कर दिया है, एक एक साइट को लेकर के, एक एक स्थलों को लेकर के। राजस्थान में बागौर में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रथम पशुपालन के साक्ष्य, और आदमगढ़ में भी देखने को मिलता है। मैंने बताया आदमगढ़ में भी पशु के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट मिले हैं, और बड़ा स्थल है, मैंने इसको बताया है। यहां से, इन्हीं जगहों से लगभग 5000 ईसा पूर्व के क्या हैं? भेड़, बकरी और गाय, बैल और सुअर के क्या मिलते हैं? अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है ना, इतना याद रखना है। अब बातें करते हैं शैल चित्र को लेकर के। शैल चित्र को लेकर के बातें कर रहे हैं, मैं दिखा देता हूं, आप लोग कहेंगे फिर हाँ, यहां पे लेखक ने किस शैल चित्र के बारे में बात किया है? तो यहां पे बात किया है आपके
मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों को लेकर के, केवल मध्य पाषाण के शैल चित्रों को लेकर के, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं, शिकार के चित्र मिले हैं और ये मिलता है आपके भीमबेटका में, स्पेशली भीमबेटका मध्य प्रदेश। शिकार के नृत्य करते, सामूहिक नृत्य करते चित्र मिले, चित्रों को मैं दिखाऊंगा। सामूहिक जीवन के चित्र इस तरीके के चित्र नहीं है भाई, बिल्कुल, ठीक है। वे इस ऐसे ही हैं, सामूहिक जीवन के इस तरीके के नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, इसमें गलत छपा है। और धार्मिक गतिविधियों के भी चित्र मिले हैं इस तरीके से, लेकिन हाँ ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं में शिकार, नृत्य, सामूहिक जीवन तथा धार्मिक गतिविधियों के क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं, मैंने पढ़ रखा है। ये चित्र तत्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की क्या देते हैं, हमको जानकारियां प्रदान करते हैं। समाधान के बारे में, समाधान के बारे में बात करें, उस समय के समाधान के बारे में मैंने बता रखा है। मानव के कंकाल मिलते हैं और साथ ही साथ पत्थर के औजारों के साथ में दफनाया जाता है, हड्डियों के आभूषण के साथ में उन्हें दफनाया जाता है और खाद्य सामग्री को साथ में दफनाया दिया जाता है जब वो दफन किया जाता है। इससे जानकारी मिलती है कि मध्य पाषाण काल के लोगों में क्या थी, भावना थोड़ा से ज्यादा विकसित हो गया था। इहलोक परलोक की भावना, ये क्या आ गया यार, इहलोक परलोक, कि ये दूसरे लोक में जाएंगे तो वहां भाई खुशी से रह सके, इनके जो भी आभूषण है इनको दे दो ठीक है। इस तरीके की भावनाएं विकसित होने लगी, अच्छी खासी प्रगाढ़ हो गई थी। मुख्य स्थलों की मैंने बात कर दी थी, कहीं कहीं पे मानव एक बार पढ़ देता हूं। इन स्थलों से मानव कंकाल, कब्रें, पत्थर के औजार, हड्डी के आभूषण तथा खाद्य सामग्री प्राप्त हुई है और पुनर्जन्म या परलोक संबंधित विश्वास के संकेत मिलते हैं। कहां कहां से, सराय नहर राय, महदहा और दमदमा से, जिसे मैंने बता रखा है, ठीक। समाधान मिले हैं करके मैंने बताया ना, ठीक। तो मध्य पाषाण काल मानव इतिहास का एक क्रांतिकारी युग था। इसी काल में सूक्ष्म पाषाण औजारों और धनुष बाण का विकास हुआ। शिकार एवं मत्स्य पालन का अधिक प्रभावी बने तथा पशुपालक पालन और खाद्य उत्पादन की दिशा में ना, खाद्य उत्पादन की दिशा में, याद रखिएगा मेरे पॉइंट को, दिशा में मानव ने पहला महत्वपूर्ण क्या किया, कदम बढ़ाया, जिससे आगे चलकर नवपाषाण क्रांति का आधार तैयार किया। अब क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि नवपाषाण काल, सिद्ध कीजिए कि मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल के क्रांति के लिए उत्तरदायी था। कैसे? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। साथ ही साथ लिख दूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग बना के देखना, ठीक है, और मेरे को भेज देना, मैं चेक कर दूंगा। सिद्ध कीजिए कि मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल के लिए, नवपाषाण क्रांति के लिए, ठीक है, नवपाषाण क्रांति के लिए, नवपाषाण क्रांति के लिए उत्तरदायी था। ठीक। संक्रमण काल, एक और क्वेश्चन, इन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप लोग बना के देखना, ठीक है। इनसे आपको अच्छी खासे नॉलेज होंगे, खास करके स्टेट पीसीएस वाले जो हैं भाई, इनको देख लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन को बना करके देखना, मैंने जो समझाया है उसी में आपको लिखना है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब यही पे बात करते हैं पूरा पाषाण युग में कला को लेकर के लेखक बात करते हैं। मैं दिखा देता हूँ चार्ट, ये हमने इसकी बातें पूरी कर ली।
मध्य पाषाण की भी बातें हमने पूरी कर ली भाई, इसकी भी बातें हमने पूरी कर ली। ठीक है, अब बातें कर रहे हैं पूरा पाषाण युग में कला को लेकर के। ठीक है, इसमें बातें कर रहे हैं। चलिए फिर बातें करेंगे प्रारंभिक मानव संगठन। पूरा पाषाण युग में कला, इसके बारे में लेखक बातें करते हैं, मैं भी बातें कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे बातें करें तो शिकारी संग्राहक ही नहीं था बल्कि चित्रकला भी करते थे, है ना। भीमबेटका यहाँ पे उदाहरण मिलता है आपको, भीमबेटका एमपी में देखने को मिल जाता है। भीमबेटका रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां पे पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल दोनों के क्या मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक के नहीं मिलते भाई, भले एक के यहाँ पे बात किया है शर्मा जी ने, लेकिन यहाँ पे दोनों के मिलते हैं। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे और लिख रखा है। ठीक, दोनों के मिलते हैं। साथ ही साथ शिकारी खाद्य संग्राहक ही नहीं बल्कि चित्रकला के अभ्यस्त थे। ठीक है, दीवारों पे बनाते थे चित्र को। ये मैं दिखा देता हूँ चित्र को, एक मिनट। ठीक है, दिखाता हूँ ये इस तरीके से प्रारंभिक मानवों ने क्या बनाए, चित्र बनाए। ठीक है, ये देखिए, ये चित्र है और ये रॉक आर्ट के बारे में थोड़ा सा ही बात उन्होंने किया है, मैं भी बातें कर रहा हूं। ये देखिए प्रारंभिक मानव संगठन, प्रारंभिक मानव संगठन को लेकर के लेखक ने बातें की हैं, मैं बता देता हूं, एक सेकेंड। ये देखिए, हमने इतने को कवर कर लिया है, अब बातें कर रहे हैं प्रारंभिक मानव संगठन को लेकर के। क्या मानव प्रारंभ में संगठनरत थे? क्या वो समूह में जुड़ते थे या किस प्रकार से जुड़े हुए होंगे? ये सवाल हम सबके सामने आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा था। तो प्रारंभिक मानव छोटे छोटे शिकारी एवं खाद्य समूहों में, टोलियों में क्या किया करते थे, रहा करते थे। ठीक है, इसकी टोली के बारे में जानकारी मिलती है कि लगभग इसमें केवल 25 सदस्य ही रहा करते थे और शिकार करने के लिए कभी कभी ये बड़ा ग्रुप भी बनाते थे, बड़ा समूह भी बनाते थे, जिसमें गठबंधन करते थे, है ना। आज जैसे गठबंधन होता है, गठबंधन आपको आराम से पता होगा। और 500 से कम सदस्य उसमें हुआ करते थे, 500 से ऊपर नहीं होते थे। अनुष्ठानों द्वारा क्या किया जाता था, गठबंधन किया जाता था इस तरीके से, क्योंकि भाई अग्नि इसलिए पवित्र है क्योंकि अग्नि की खोज हुई थी। हाँ, एक चीज आपको क्लियर करनी है कि अग्नि की खोज हुई थी आपके उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, मैंने बता भी रखा है पर फिर भी आपको बता देता हूं। ठीक, साथ ही साथ विजाति विवाह, विवाह की बात करें तो ये लोग बहिर्विवाह करते थे, एक ही कबीले में विवाह नहीं करते थे, अलग अलग विवाह करते थे। बहिर्जाति विवाह के उदाहरण मिलते हैं, ये देखिए, ये जब बड़े हो गए तो फिर अलग कबीले में चले गए। विजाति वैवाहिक समूह थे और एक टोली क्या है, नवपाषाण काल में कबीला कहा गया। ठीक है, दूसरे टोली में चली जाती थी, जिसे कबीला कहा गया नवपाषाण काल में चल के। याद रखना है, नवपाषाण काल में चल करके कबीला कहा गया। कबीले के सदस्य अपने ही कबीले के बाहर क्या करते थे, विवाह करते थे, जैसे मैंने बता रखा है। ये लोग उच्च पूरा पाषाण काल में, अपर यानी उच्च पूरा पाषाण काल में ही क्या करते थे, भोजन को बांट करके खाया करते थे, जिस परंपरा आज भी चलती रही है लगातार। भाषा का विकास हुआ, जिसमें संचार, सहयोगी और सामाजिक संगठन को क्या मिली, मजबूती मिली। तो भाषा का विकास आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, इतनी बातें हैं, बस आज का हो गया। ठीक, तो मिलते हैं कल ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, और कल हम बात करेंगे नवपाषाण काल को लेकर के, और किस तरीके से नवपाषाण काल शुरुआत हुआ, किस प्रकार से आपके मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल के क्रांति के लिए उत्तरदायी था, उन्हें लेकर के चर्चा करेंगे। रामचरण शर्मा ने जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से, और आज मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को जोड़ करके बताया है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी लगा होगा पर आराम से समझिए, आपके ही काम आएगा। ठीक है, तो मिले कल, और तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।